लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन जो हम लोग सीखने वाले हैं, स्पेशली कौन सा सीखने वाले हैं? टू वेरिएबल वाला। टू वेरिएबल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए, और इसको हिंदी में रैखिक समीकरण भी कहते हैं, रैखिक समीकरण। इसके बाद इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें जो ए बी सी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो ए बी सी रिप्रेजेंटेशन है वो स्पेशली एक्स के जो बगल में नंबर है, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है, इसको गुणांक बोलते हैं। एक्स के जो गुना में अंक है, एक्स के जो गुना में अंक है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है, हिंदी में लिख देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है, या हिंदी में कहें तो गुणांक है, गुणांक गुना में जो अंक है, तो एक्स का जो गुणांक है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। विद साइन होता है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं, यानी वो प्लस का साइन है और वो नहीं लिखा गया है। इसके अलावा बी का जो यहाँ पे गुणांक है, सॉरी वाई का जो यहाँ गुणांक है, देखिए पहले हमने सिखाया कि एक्स का जो गुणांक है, अब हम सिखा रहे हैं कि वाई का जो गुणांक है, वाई का जो कोफिशिएंट है, ये क्या कहते हैं? बी। विद साइन, मान लीजिए यहाँ पे प्लस साइन लिया है इसलिए वो बी रखा है। अगर कल को यहाँ माइनस रहेगा तो वाई का कोफिशिएंट माइनस में रहेगा, यानी बी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। हम लेके भी दिखा देंगे आपको, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। और जो सी होता है उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, यानी एक्स और वाई का जो गुना में अंक होता है वो ए और बी से रिप्रेजेंट होता है, बाकी तीसरा जो होता है वो। तो सबसे पहले आप इस छोटी सी बात को नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग विकास बाबू, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब सबसे पहले जानेंगे, अभी जैसे आपने सीखा इसमें दो इक्वेशन होते हैं। कि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल वाले हैं उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इक्वेशन दें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन सेम टू सेम दें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी दो समीकरण आपको हर बार दिया रहेगा जी, दो समीकरण आपको हर बार दिया रहेगा, फिक्स है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि पहले वाले समीकरण में एबीसी को 1 से रिप्रेजेंट कर लीजिए, यानी a1 b1 c1, और दूसरे वाले में एबीसी को 2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी a2 b2 c2, इस तरीके से, ठीक है। और अब आप एग्जाम्पल से सीखिए a1 b1 या c1 किस तरह से लिया है। जैसे मान लीजिए हम एक समीकरण दें, यहाँ पे बात को थोड़ा साइड कर लिया जाए, साइड में लिख लेते हैं हम लोग। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब सवाल ये आता है कि रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो एक समीकरण लेते हैं, लिखते हैं 2x प्लस dy प्लस प्लस 2 इक्वल टू 7 ले लिया, 7 थोड़ी सर, हाँ ऐसे लेते हैं, फॉर्मेट कर लिया। ऐसे एक और लेते हैं, पेन का कलर थोड़ा बदल लेते हैं इस बार लेते हैं 5x प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरह लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको जब ये दो समीकरण दिया रहेगा, मान लीजिए हम पूछते हैं कि a1 का वैल्यू या b1 का वैल्यू या c1 का वैल्यू, या दूसरे वाले समीकरण से लेते हैं कि a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू, तो ये किस तरह से आप लेंगे इस बात का समझिएगा। मान लीजिए हम a1 बोलते हैं, इसका मतलब पहले वाले समीकरण में, जब हम a1 बोलते हैं इसका मतलब पहले वाले समीकरण में x का कोफिशिएंट, यानी यहाँ क्या लेंगे हम लोग, b1 बोलते हैं यानी पहले वाले समीकरण में y का कोफिशिएंट, यानी क्या लेंगे 3, बाकी कांस्टेंट टर्म क्या है 2, इस तरह से बाबू ध्यान देंगे। अगर हम a2 बोलते हैं तो दूसरे वाले समीकरण में x का कोफिशिएंट कितना है 5, दूसरे वाले समीकरण में y का कोफिशिएंट कितना है 7, दूसरे वाले समीकरण में कांस्टेंट टर्म कितना है 6, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर बार ये पॉजिटिव ही रहेगा, कई बार इसमें साइन नेगेटिव का भी आएगा। तो मान लीजिए कल होके आप जब इसे बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा रहेगा 2x माइनस 3y, यहाँ हो सकता है 5x प्लस 7y, यहाँ पे लिखा रहेगा माइनस 6। इस तरह अगर रहेगा तो आप समझिएगा कि a1 क्या है, तो 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन b1 सॉरी b1 जो रहेगा वो y का जो कोफिशिएंट रहेगा वो +3 नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा -3, कांस्टेंट टर्म सेम रहेगा। सेकंड वाले इक्वेशन में a1 क्या रहेगा +5, सॉरी a2 क्या रहेगा +5, अच्छा b2 सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट +7, लेकिन कांस्टेंट टर्म अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ c2 माइनस आएगा। यानी ये साइन पे डिपेंड करेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब डिपेंड किस पे करेगा, साइन के साथ आएगा। यानी किसी भी समीकरण से जब हम a1 a2 a3 ये सब निकालते हैं तो वो कोफिशिएंट तो निकलता ही है, बट विथ साइन लेते हैं। क्लियर हो गया आपको इतना छोटा सा बात। अब आप एक बात जानेंगे, ठीक है, हमने जान लिया कि भाई एक लीनियर इक्वेशन, हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हमने एक फॉर्मेट जाना कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। फिर हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ती है, तो उसमें किस तरह से a1 a2
B1 B2 और C1 C2 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा है। अब सवाल है कि इसका यूज क्या है। बात तो यही है ना कि इसका यूज क्या होने वाला है। सबसे पहले आप समझेंगे एक एक करके बात को। इसमें दो समीकरण को देखकर हम तय कर सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि आपको अभी नोट कर लेना है। सबसे पहले आप ये कंडीशंस नोट कर लीजिए। क्लियरिटी आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। हाँ दिखाई दे रहा है, नोट कीजिए। सोनी, विकास, नोट कीजिए बाबू, आप लोग कंडीशन को नोट कर लीजिए। कंडीशन क्या है समझिएगा। गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि अगर कंडीशन ये दिया है कि अगर a1 बाई a2, अब किसी भी दो समीकरण की, हम स्टैंडर्ड समीकरण की बात करें, जैसे हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और फिर लिखें कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी समीकरण में बाबू, किसी भी दो समीकरण में अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड वे है सॉल्व करने का कि भाई इसका ये इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर मान लीजिए कोई सवाल में हमें बताना है इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। इसका एक गिवन कंडीशन होता है जिसपे आधार पर हम ये बिना सॉल्व किए उसको बता सकते हैं कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, एक होगा या नहीं होगा या अनंत होगा। यही तीन कंडीशन होते हैं, वही तीन यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखवा दिया ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये फिक्स कंडीशन दिया हुआ है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये फिक्स कंडीशन दिया हुआ है बाबू। पहला वाला फिक्स कंडीशन दिया है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो आपको किसी भी इक्वेशन को लाइन ग्राफ, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना सिखाया गया होगा। यानी अगर एक समीकरण हम दे दें, याद कीजिए 10th में आपने पढ़ा है कि अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है तो आप इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पे प्लॉटिंग होता था, याद है। और जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक्चुअल में ये एक स्ट्रेट लाइन बना कर देगा आपको। यानी ये सभी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स होते हैं। तो यही बात आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी दो समीकरण में x का कोफिशिएंट इस तरह से रहे कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2, यानी y के कोफिशिएंट की बात करें तो अगर ये इक्वल नहीं रहेंगे, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी ये दोनों लाइन से जो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ये दो लाइन से जो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे। एक पॉइंट पे, देखिए लिखा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, ये बिंदु पे कट करेंगे। ये लोग एक बिंदु पे क्या करते हैं, एक दूसरे को काटेंगे। क्लियर है, एक पॉइंट पे काटेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। हिंदी में कहें तो उसको प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काट देंगे। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन के बारे में बात है कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा। इसको हम छोटे में लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर किसी को इसका हिंदी नहीं मालूम हो तो इसको समझिएगा। यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। प्रतिच्छेद करेंगे, और यहाँ पे जो यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है या वन सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा एक हल। हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा एक हल। और कभी कभी हिंदी में एक और वर्ड यूज होता है, वो होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब इसके जैसा कोई और हल नहीं होगा, ये यूनिक होगा, एकदम स्पेशल होगा, एक ही हल होगा। हल मतलब आप समझते हैं, हल का मतलब एक्स और वाई का मान, और एक्स और वाई का मान ऐसा होगा, मतलब वो ऐसा होगा कि समझिए कि दोनों ही समीकरण को वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से कंडीशंस के हिसाब से चीजों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन है। अगर मान लीजिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 रहे तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ओवरलैपिंग होगा, वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, एक के ऊपर एक रहेगा। इसको ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इसको कई बार ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हिंदी में इसको बोलते हैं संपाति। हिंदी में इसको बोलते हैं संपाति। संपाति रेखा होंगे, एक के ऊपर एक रहेगा बाबू, संपाति रेखा होंगे, एक के ऊपर एक रहेगा, ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। अच्छा, इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं अनंत हल। अनंत हल, अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे एक्स और वाई के मान होंगे जिनसे ये समीकरण सेटिस्फाई होंगे। कब, अगर a1 बाई a2, यानी दो समीकरण में अगर x का कोफिशिएंट पहले वाले का और दूसरे वाले का, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2, यानी y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा c1 बाई c2। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो अनंत हल। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो अनंत हल। और नीचे लिखा होगा कि अगर ये लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ तो, ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ तो, अगर लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, जैसे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो गया तो इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और इसके ग्राफ भी कहीं टच नहीं करेंगे, एकदम पैरेलल रहेंगे, इसका समानांतर रेखा रहेगा।
पैरेलल लाइन बनेगा इसमें, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइंस होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले एक बार ओवरव्यू, आप अपना कॉपी में नोट्स को भी देख लीजिए, हम एक बार ओवरव्यू कराते हैं, फिर हम लोग कंटेंट्स को एक बार स्टार्ट करेंगे शुरू से, फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आज ही अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग लीनियर इक्वेशन कल भी करेंगे, लेकिन ये चीज नहीं करेंगे, इससे अगला वर्जन करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या समझाया, खूब आराम से एक बार रिवीजन करिएगा, अपना कॉपी में भी देख लीजिए नोट्स कैसे आपने बनाया है। सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स वाले हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ये है कि ax + by + c = 0। इसमें हमने आपको बताया कि x के कोफिशिएंट को a कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b कहते हैं, c कांस्टेंट टर्म होता है, x और y को वेरिएबल्स कहते हैं, a b c रियल नंबर्स होते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए a जो होता है a वो x के कोफिशिएंट को बोलते हैं, b जो होता है वो y के ही कोफिशिएंट को बोलेंगे। कई बार ये आगे पीछे देते हैं इसलिए लिखवाना जरूरी है, कई बार ये आगे पीछे दे देते हैं एग्जाम में फंसाने के लिए। इस बात को लिखना जरूरी है कि y के कोफिशिएंट को ही हम b बोलेंगे, ये नहीं कि पहले y आ गया तो हम इसको a बोल देंगे, नहीं नहीं नहीं, y का कोफिशिएंट जहां भी रहेगा उसको b बोलेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको कांस्टेंट टर्म c बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में जब भी आएगा एक इक्वेशन नहीं आएगा, ये 2 इक्वेशन आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स जो है वो 2 इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब 2 इक्वेशन अगर आएगा तो उसका स्टैंडर्ड वे क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड वे ये रहेगा, उसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम लोग करेंगे। उसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 किस तरह से रहेगा आपको समझाया कि पहले वाले समीकरण में a b c को हम 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पहले वाले समीकरण में x के कोफिशिएंट को a1, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट टर्म को c1 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब सवाल यहाँ के बाद आया कि ठीक है रिप्रेजेंट तो हम कर लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसका करना क्या है, इसका इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में। और किस तरह से क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं एग्जामिनर, बोलते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए भी हम इसका उत्तर विदाउट पेन, इवन विदाउट पेन या बहुत कम लिखकर, विदाउट पेन कहने का मतलब बहुत कम लिखकर हम इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, तो इसके कंडीशंस कैसे हैं, कंडीशन में आपको समझाया गया कि हम सिर्फ a1 a2 b1 b2 c1 c2 को चेक करके हम बता सकते हैं कि वो दो लाइन, जो दोनों लाइन का जो हम लोग को इक्वेशन दे रखा है आपने, वो दोनों का सॉल्यूशन एक होगा या इनफिनाइट होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा, ये 3 ही कंडीशंस होते हैं। इसके अलावा 3 ग्राफ भी बताया आपको कि इन्हीं a1 a2 b1 b2 c1 c2 के आधार पर आप ये भी बता सकते हैं इनका ग्राफिकल कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी अगर इन दोनों लाइनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कैसा बिहेवियर शो करेंगे। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि a1 by b2 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, यानी वो एक बिंदु पर कटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 रहेगा तो अगर सब बराबर रहेगा तो ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगा, इसको ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट बोलेंगे, संपाती, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाता है ना, इस तरह से समझिए, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। और तीसरे कंडीशन में हमने आपको समझाया कि जब लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 रहेगा, तो जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, कभी भी टच नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। क्लियर रहेगा सब कुछ। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में सबसे पहले शुरू के 5 से 7 सवाल ऐसे होंगे जिनमें हमें सिर्फ यही बताना होगा कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा या इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अब हम पहला क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं, इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा, जो लोग भी लाइव क्लास कर रहे हैं उसका कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, हमको इससे पता चलेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके इन दोनों समीकरण के बारे में देखिए, सवाल हम पहले पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। सवाल ये लिखा हुआ है कि रेखीय समीकरण, बाबू लीनियर इक्वेशन के बारे में कहा जा रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन ये रहा और दूसरा लीनियर इक्वेशन ये रहा। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को, रेखीय समीकरण को देखना है और बताना है इस लीनियर इक्वेशन के पेयर क्यों, जोड़ा क्यों बोल रहा है, पेयर होता है हमेशा 2 में रहेगा, जोड़ों के हलों की संख्या, यानी इसके हलों की संख्या कितनी होगी ये पूछा गया है। चलिए अब आप इसका कमेंट कीजिए, बताइए इसमें कितने हल होंगे, एक हल होगा या एक से ज्यादा हल होगा, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, कम ऑन बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा बात समझना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने बताया उसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे x ठीक है, यहाँ y ठीक है, कांस्टेंट टर्म ठीक है, लास्ट में 0 ठीक है, लेकिन यहाँ जानबूझकर उन्होंने इधर वाला जैसे उधर 0 नहीं रखा, तो आप चाहें तो 16 को इधर ले आए और इसे इस तरह से समझे कि 2x + 4y, और ये 16 अगर इधर लाएंगे तो माइनस का 16 बराबर 0। याद रखिएगा इसमें जो आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको एक बात साफ साफ समझा देना चाहते हैं बउआ, तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें c1 by c2 के लिए खास बात का ध्यान रखेंगे कि c1 by c2 या तो दोनों इस तरफ रहेगा, c1 by c2 या तो दोनों इस तरफ रहेगा या फिर c1 by c2 दोनों उस तरफ रहेगा, यानी दोनों जो रहेगा एक तरफ रहेगा। चाहे इक्वल साइन के एक तरफ रखना है तो दोनों को c1 c2 को दोनों को इस तरफ रखिए या फिर दोनों को उस तरफ रखिए, लेकिन मिक्स नहीं करके रखना है, क्योंकि मिक्स करके रखेंगे तो साइन गड़बड़ होगा और कंडीशंस खराब होंगे और क्वेश्चन में हम लोग डाउटफुल रहेंगे। तो हमेशा याद रखना है
कि x के कोफिशिएंट को a, y के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c बोलेंगे, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इक्वल साइड के एक तरफ रहेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा या फिर राइट हैंड साइड, दोनों ही c1 c2 दोनों एक ही तरफ रहेगा। अगर आप c1 को इधर रखेंगे तो c2 को भी इधर ही रखिए। उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझने के लिए ही आपने क्लास लिया है। कोर्सेज वही लोगों ने बाय अप किया है जिनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी चाहिए, बहुत अच्छे से जिनको पढ़ना है उन्हें लिया है। अगर मान लीजिए किसी को ऑलरेडी आता है, वो पढ़ने में ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुका है, तो वो तो मॉक टेस्ट लगाएगा, एक आध दो सवालों को देखेगा जो फंस रहा है, और बाकी टफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि उसका सारा बेसिक क्लियर है। बात समझ में आ रहा है? तो उसका अलग थिंकिंग होता है, या उसका अलग थॉट प्रोसेस होता है, उसका अलग अरेंजमेंट रहता है कि उस तरीके से उसको काम करना है। लेकिन एक बिगिनर्स को कैसे काम करना है, ये तो आपको फाउंडेशन में ही करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ध्यान से। यहाँ जब हम काम करेंगे तो देखेंगे, देखिएगा a1 क्या है, खाली जगह, इसका मतलब क्या है 1, तो a1 बाई, दूसरे वाले में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, a1 बाई a2। यहाँ देखिए b1 y का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 4, प्लस में ही है इसलिए साइन नहीं दे रहे हैं। c1 माइनस का 8, c2 माइनस का 16। अगर आप इसको देखेंगे तो काट कर देख रहे हैं, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और यहाँ भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। यानी ये तीनों बराबर होगा। a1 by a2 इज इक्वल टू होगा b1 by b2 इज इक्वल टू होगा c1 by c2। और अगर ये तीनों बराबर होगा, अगर ये तीनों बराबर होगा तो देखिए हमने क्या लिखवाया है, अगर ये तीनों बराबर होगा तो देखिए हमने क्या लिखवाया है कि अगर ये तीनों बराबर होगा तो इसका जो लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा, ओवरलैपिंग करेगा, संपाती होगा। और इसके हलों की बात करें तो अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसके हल कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। इसके हल कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल बना के दिखाइए, इसके हल कितने होंगे। तीस सेकंड में कोशिश कीजिएगा आंसर दे देना है। 10 सेकंड में से 5 सेकंड बहुत है, 5 सेकंड बहुत है। देखिए कैसे सोचते हैं, मिलाइएगा बात को। लिखा है ना कितने हल हैं, तो आपके मन में पहले आएगा कि हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। नहीं, कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस को समझिए। a1 बाई a2 यानी 2/5, b1 बाई b2 यानी 5/3। अगर हम देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है तो हम आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। बस इसके बाद तो तब देखने की जरूरत है जब ये दोनों बराबर होंगे। बात समझ आ रहा है आपको? आप कंडीशंस को खूब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हड़बड़ाइए नहीं, एक बार में बहुत कुछ नहीं सीखना है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है। ध्यान से समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो इसके बाद को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही सवाल खत्म हो गया और इसका इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ हो जाएगा। यानी ग्राफ के बारे में अगर पूछते कि इसका ग्राफ कैसा होगा तो हम कहते कि प्रतिच्छेद करेंगे, और अगर बोलेंगे कि सॉल्यूशन कितने होंगे तो हम बोलेंगे यूनिक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, आज के तीसरे सवाल की ओर। देखिए आपने बनाया होगा तो कॉपी चेक करिएगा, मिलाइएगा। अब देखिएगा ध्यान से, a1 by a2 3/6 यानी 1/2, b1 by b2 यानी -1 by -2 काटेंगे तो फिर से 1/2, c1 by c2 दोनों तरफ c1 c2 उस तरफ ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 यानी काटेंगे तो 1/2। तीनों बराबर है इसीलिए इसका हल क्या होगा? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है? बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, तीनों बराबर होने पर ऐसा क्यों होता है? आपको पता है, छोटा सा बात समझाते हैं क्योंकि आपको ये कंडीशन याद रखने में मदद करेगा। आप 2 मिनट सुनिएगा। तो मान लीजिए हम क्वेश्चन दें कि बाबू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और अगला इसी में सेकंड इक्वेशन दें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। अब आपको कहें कि इसको सॉल्व करिए। मान लीजिए आप इसको सॉल्व करने भी लगे तो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें a1 by a2 1/2, b1 by b2 1/2 और c1 by c2 1/2 है। यानी ये तीनों बराबर है। तीनों बराबर होने का मतलब होता है ये दो समीकरण ही नहीं है। तीनों बराबर होने का मतलब होता है कि ये दो समीकरण सिर्फ दिख रहा है बट है नहीं। एक ही समीकरण को केवल डबल करके आपने दूसरा लिखा है। यानी अब ये सॉल्व नहीं होगा। नहीं, कैसे सॉल्व होगा? अगर 2 को काटने जाएगा तो 3 भी कट जाएगा, 3 को काटने जाएगा तो 2 भी कट जाएगा। यानी ये दोनों एक साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। जी, ये सॉल्व नहीं होंगे, फिर कभी नहीं, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दोनों समीकरण अलग नहीं है, ये एक ही समीकरण को केवल डबल किया गया है। अगर हम समझें तो ये दोनों समीकरण केवल क्या है, बेसिस में बेसिक समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यही समीकरण है। इसी को डबल करके दे दिए हैं तो बराबर है, इसलिए अनंत हल। अच्छा, मान लीजिए सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसमें अनंत हल क्यों? अगर मान लीजिए सॉल्व नहीं हो रहा है तब तो इसका कोई हल नहीं होना चाहिए, फिर अनंत हल क्यों? क्योंकि एक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ये कैसे पता? अच्छा, याद है आपने 10th में ऐसे किया होगा। देखिए
खूब ध्यान से देखिएगा, x बराबर 7 माइनस 3y बाई, याद आया कुछ इस तरह से। अब अगर हम x और y की बात करें, x और y के मान की बात करें तो बहुत अनंत तक जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर हम आपसे कहें कि बाबू यहाँ y का मान अगर 0 कर लें तो ध्यान दीजिएगा, y का मान अगर 0 करें तो 3 गुने 0 0, 7/2 यानी 3.5 यानी 7/2 ही लिख सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो x का मान 7/2 और y का मान 0 रखेंगे तो ये समीकरण सेटिस्फाई होगा, और यही नहीं ये दोनों भी सेटिस्फाई होंगे। तो इस तरह तो हो गया ना, यूनिक हल एक ही हल हुआ ना, नहीं ना। अब अगर हम कहें कि y की जगह अब हम 1 रखना चाहते हैं तो 3 एकम 3, 7 में से 3 गया 4/2 यानी 2। अब देखिए x का मान 2 और y का मान 1, ये भी रखिएगा तो सेटिस्फाई होगा। और देखते जाइए, मान लीजिए हम कहें कि x y की जगह हम अगर 2 रखें तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1/2 यानी x का मान 1/2। बाप रे, तब तो x और y का मान का कोई अंत नहीं है, रखते जाइए, प्लस माइनस में बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? जब तीनों बराबर हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों अगर बराबर हो गया इसका मतलब वो एक ही क्वेश्चन, एक ही इक्वेशन है और उसका अनंत हल होता है, इसके हल का कोई अंत नहीं। अगर आप ग्राफ पे प्लॉटिंग करते होंगे तो आपको टीचर बोलते होंगे कि कम से कम 2 प्लॉट कर दोगे ना तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। 2 ठो अगर प्लॉटिंग हो गया एक्स और वाई का, तो ग्राफ पे जब प्लॉट करिएगा एक्स और वाई के मान को रख के तो 2 ठो में स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है। याद आया कुछ? तो आप समझिए कि इसका मतलब इसका कोई अनंत हल है, अनंत हल है, इसलिए इसको अनंत हल बोलते हैं। याद रहेगा, कोशिश कीजिएगा तो ये बात हमेशा आपको याद रहेगा कि तीनों बराबर होगा तो अनंत हल, और लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, और शुरू वाला बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, एक हल, यूनिक हल। तो केवल एक ही नंबर एक्स वाई का होगा जो सेटिस्फाई करेगा सबको। कंडीशन को कोशिश कीजिए कि आधे घंटे में रट भी जाइए। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आज के चौथे सवाल की ओर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम क्लास वाला फील लीजिए, क्लास वाला। सबका आंसर आ रहा है, प्रवीण भी अब आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड प्रवीण, डी सही है आपका आंसर बाबू। सोनी का भी आंसर डी, विकास का भी आंसर डी, सबका आंसर सही है। तीनों लोग जो लोग लाइव क्लास में भी हैं सभी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। मन लगाकर सेटअप का मजा लीजिए। और आज दोनों ही बैच में न्यू टॉपिक हो रहा है, नंबर सिस्टम में भी और एडवांस में भी आपका ट्रायंगल शुरू हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अरिथमेटिक हम लोग छोटा रखेंगे, अरिथमेटिक क्लास को हम लोग बहुत छोटा क्लास रखेंगे, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का मैक्सिमम क्लास रहेगा अरिथमेटिक का, और बाकी दोनों बैचेस में थोड़ा सा हैवी रहेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और थोड़ा ट्रायंगल में हल्का टाइम लगेगा, बस कॉम्प्लेक्स नहीं है। याद रखिए मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैथ्स आपको आसान लगना चाहिए, बहुत ईजी, तो खाली मन लगा के पढ़िए, धीरे धीरे हम अच्छे से समझाते जाएंगे, आपको कोई भी चीज आसान लगने लगेगा। चलिए बताना है आपको कितने हल होंगे, एक्स वाई और वाई के मान बताने हैं। ये नहीं कि आप इसका मान निकालने लगे, कभी नहीं, पहले चेक करिए कि इसके मान होंगे कितने। देखिएगा जरा, 9 18 यानी 1/2, 3 6 यानी 1/2, 12 24 यानी 1/2। अगर ये तीनों बराबर हुआ तो साफ साफ है कि अद्वितीय हल नहीं होगा, इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो एक्स और वाई का कोई एक मान ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, इसके अनंत हल होंगे। क्लियर है? इस तरीके से और 2-3 सवाल इसी तरीके के हैं, आप देख लीजिए पहले, बताइए कितने हल होंगे इसके। फिर से हम वही कहें कि हल के लिए कितने हल होंगे, इसको बताने के लिए हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें आराम से कंडीशंस को समझने की जरूरत है कि क्या कंडीशन है। a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 1/3, c1 बाई c2 1/4। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यही बराबर नहीं हुआ, और अगर ये बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसका मेन रीजन ये होता है बाबू, कोई हल नहीं होने का मेन रीजन है कि मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 5 है, और एक बार कहें कि 2x प्लस 3y ये दोनों बराबर रखें बाबू, ये दोनों हिस्से को बराबर रखें, x और y के कोफिशिएंट को बराबर रखें, लेकिन उधर वाले को पलट के हम लिख दें 6, यानी ये दोनों सेम है बट ये दोनों बराबर नहीं है, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x और y का कोई मान अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसमें जोड़कर 5 आ रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें जोड़कर 5 आ रहा है, तो यही x और y का मान इसे सेटिस्फाई कैसे करेगा जिसमें सॉल्यूशन सॉल्व करके 6 आएगा? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5 आ रहा है और इसी चीज को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं तो 6 आ जाए। ये चीज आपको समझना है कि ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए कोई हल नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे, इन दोनों समीकरण को अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो प्लॉटिंग होगा वो एकदम पैरेलल लाइन जाएगा, यानी वो एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेंगे, कभी टच नहीं करेंगे। टच करेंगे तब ना सॉल्यूशन होगा, टच ही नहीं करेंगे, दोनों हमेशा कैसे होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। यानी कभी भी याद रखिएगा कि सॉल्यूशन अगर नहीं है तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है पैरेलल लाइन, यानी समानांतर रेखा प्लॉट होगा, समानांतर रेखा प्लॉट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आज का।
छठा सवाल, यहाँ भी आपको वही चीज बताना है बाबू कि हलों की संख्या कितनी है। इस तरह का एक और सवाल रह गया है बस हलों की संख्या वाला, बहुत सिंपल वे में। क्या a1/a2 4 और x का मान 4/8 यानी माइनस का 1/2, 4 दूनी 8। अब वो 4x का कोफिशिएंट यहाँ पे है और x का कोफिशिएंट वहाँ -8 है, तो 4 में -8 यानी 1/2 लेकिन माइनस में। अच्छा y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी -1/2, ये दोनों तो बराबर हो गया। आप अगर ध्यान दें यहाँ पे विकास बाबू, तो a1/a2, a1 समझ रहे हैं ना कि x के कोफिशिएंट को a1, यहाँ पे x अगले में दिया है लेकिन x के कोफिशिएंट को ही हम a2 बोलेंगे दूसरे वाले समीकरण में। तो x का कोफिशिएंट को पहले रेशियो लिए हैं, फिर y का कोफिशिएंट देखिए -1 और यहाँ पे 2, ठीक है। और C1/C2 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ C1 और इधर C2 है, दोनों को एक तरफ कर लीजिए, या तो 4 को उधर भेज दीजिए, तो 2/4 यानी माइनस का 1/2। तो आप देख सकते हैं तीनों बराबर है और इसीलिए इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसीलिए तीनों चूंकि बराबर है तो क्या होगा, अनंत हल, मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल। इसका ग्राफ प्लॉटिंग कैसा होगा, ओवरलैपिंग प्लॉटिंग होगा, संपाती रेखा बनेगी। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका रेखा कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। अगर आप x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट को ठीक से नहीं लेंगे तो इस क्वेश्चन को फिर बनाना गलत बनेगा फिर आपसे, है ना। तो थोड़ा सा संभाल कर बनाइएगा तो गलती नहीं होगा। क्वेश्चन अब समाप्त हो गया, एक क्वेश्चन और इस तरह का बचा हुआ है, बस एक 7 नंबर क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, बाकी सब समाप्त। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। a1/a2 यानी 1/3, b1/b2 2/6 यानी 1/3, और C1/C2 यानी 3/9 यानी 1/3। ये तीनों क्या है, बराबर हैं। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा। इसकी क्या होगी, अनंत हल होगा, अनंत हल। क्लियर है। आज 3 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, एक है विकास बाबू, एक है प्रवीण और एक है सोनी। क्लियर। तो बस मन लगा के आप पढ़िए, अगर एक बच्चा भी लाइव पढ़ता तो बहुत था, बट कोशिश कीजिएगा आप लोग लाइव आकर ही पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है पर वो लाइव आकर नहीं पढ़ते हैं। पर लाइव आकर पढ़िएगा तो मजा ज्यादा आता है पढ़ाने में। हम लोग ऑफलाइन वाले टीचर है ना, हम लोग को सामने लड़का जब तक नहीं दिखता है तो मजा ही नहीं आता है। बाकी हालांकि ये बात सही है कि आप बाद में भी तो आके पढ़ ही सकते हैं, आखिर ऑनलाइन चीजों का फायदा यही ना है। चलिए अब सवाल यहाँ से आएगा कि आपको दिया रहेगा कि इसके हल कितने हैं। अब उल्टा आपको कंडीशन लगाकर के का वैल्यू पता करना रहेगा, के का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक क्वेश्चन इस तरह का हम बना के आपको दिखाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से आप बनाइएगा। अब आपको लगभग 1 2 3 4 सवाल और सॉल्व करने हैं, तो उसमें से एक हम कर रहे हैं, इसमें से एक सवाल हम सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन 1 मिनट आपको मिलेगा क्वेश्चन को देखने के लिए, समझने के लिए और ट्राई करने के लिए। पहला 1 मिनट आपका, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। सेपरेट कर दिए एडमिन से। अब जिनको कमेंट करना हो करिए, बिल्कुल एकदम मजे से पढ़िए, जैसे ऑफलाइन में क्लासेस होते हैं ना, उस तरह से मजे से पढ़िए। आपको लगना चाहिए कनेक्ट होइए, जब तक आप कनेक्ट नहीं होइएगा तब तक मैथ्स को इंप्रूव करना बहुत मुश्किल है। मैथमेटिक्स, इसीलिए लोग आज भी, बहुत बड़ी आबादी है जो मैथ्स को लेकर बहुत परेशान है कि मैथ्स ठीक नहीं होता है, पढ़ने के बाद भी नहीं बन रहा है, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। पढ़ाने का तरीका सीखिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं या 15 क्वेश्चन कराएंगे तो 15 मिनट हमने आपको दिया है बस, लेकिन उस 15 मिनट का फायदा गजब का होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन में हमने आपको 1 मिनट दे दिया, क्या फर्क पड़ा, 1 मिनट जो दिया है इसमें आपने ट्राई किया, पढ़ा, कोशिश किया, इसमें आपने क्वेश्चन से कनेक्ट किया। और जैसे मान लीजिए 1 मिनट हो गया, अब हम यहाँ से इसको बंद कर दें और ये समझाएं कि देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बाबू यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है का मतलब है बाबू, कोई हल नहीं है का कंडीशन होता है बाबू, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c। कोई हल नहीं है का यही कंडीशन लिखवाए हैं बाबू की बाद वाला बराबर नहीं होगा। अब यहां से आपको समझना है कि अगर हमको k का मान पता करना है तो पहले लिखना सीखिए, इस कंडीशन को लिखिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, साइन के साथ ध्यान से, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आप एक बात समझिए अब आप एक बात समझिए कि k का मान फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, केवल इधर से हो जाएगा, और इधर से भी k का मान सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 का आधा, यानी k बराबर माइनस में 9 का आधा। आप बताइए क्या ये टफ है, बहुत इजी है, बशर्ते कि थोड़ा वक्त देकर कनेक्ट किया जाए कि अच्छा लीनियर इक्वेशन a1 a2 देखकर हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस कितने होंगे। हाँ, और सॉल्यूशन दीजिएगा तो k फाइंड कर सकते हैं अगर आपने इस तरह का सवाल दिया तो। और इसका आंसर कितना होगा, माइनस में 4.5, यानी 9 का आधा होगा बट माइनस में। चलिए अब आप एक सॉल्व करके दिखाइए, टॉपिक लगभग खत्म हो गया, जो बेसिक लेवल होता है वो समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, आज जितना सिखाया है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन में और कुछ कुछ सीखना है आपको, वो सब सिखाएंगे आपको। चलिए पहले इसको बना के दिखाइए, तो इसको बना के दिखाइए, इसका आंसर किसी ने अभी तक नहीं दिया है।
अब इसको सॉल्व करके आप देंगे, तीनों लोग का आंसर आएगा। चलिए प्रवीण, विकास, सोनी, चलिए के का मान फाइंड करके हमको दीजिए। एकदम कमेंट चाहिए ही चाहिए। जब 3 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं तो गर्व से पढ़ाएंगे कि 3 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अगर कह रहे हैं कोई हल संभव नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इसी से सॉल्व होना है। c1 c2 का तो यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि तो कट जाता है, क्योंकि वहां पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा। चलिए 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 2 चौके 8, 4 तियां 12, लेकिन इस निगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। 2 सवाल और है, बस कर दीजिए। इसके बाद हम लोग परसेंटेज क्लास में मिलेंगे। परसेंटेज क्लास आज बहुत थोड़ा सा होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10-22 इसी में कर दिए हैं, उसको हम 10:30 का शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। 5 मिनट बाद हम लोग मिलेंगे। इसको पहले कंप्लीट करिए, उसके 5 मिनट बाद हम लोग उस क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। अगर अनंत हल है, अगर अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सब बराबर होगा। यानी a1/a2 1/2, b1/b2 2/k, c1/c2 7/14। तो हम किधर से भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर अनंत हल है तो यहाँ भी बराबर है, यहाँ से भी बना सकते हैं, हम यहाँ से भी बना सकते हैं। दोनों में से कहीं से बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। दोनों में से कहीं से बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल आप करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन को हम लोग यहीं पे, लीनियर इक्वेशन के पहले क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है आपको याद है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग या हिंदी में कहें तो संपाती। तो संपाती कब आता है मालूम है आपको? संपाती होने का मतलब होता है, संपाती होने का मतलब है कि सॉल्यूशन क्या होगा? अनंत हल होगा, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन होगा। संपाती होने का मतलब क्या है? मेनी सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। तो अनंत हल में आपने क्या सीखा है? सब बराबर। याद नहीं आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ चार्ट अभी भी होगा, चार्ट यहाँ अभी भी होगा। देखिए देखिए, अगर संपाती की बात करिएगा, कोइंसिडेंट की अगर बात करिएगा, संपाती की बात करिएगा, अनंत हल होगा, इसका कोइंसिडेंट होगा, ओवरलैपिंग होगा, संपाती, इसमें सब बराबर होता है। देख रहे हैं आप, इसमें सब बराबर होता है। याद आया आपको? ग्राफ से भी कई बार सवाल पूछा जाएगा कि ग्राफ ऐसा है तो के का मान बताइए। तो ग्राफ जैसा भी होगा उससे रिलेट करके हम लोग बना लेंगे। तो सब बराबर होगा, मेनी सॉल्यूशन में, अनंत हल में सब बराबर, यानी a1/a2, a1 x का कोफिशिएंट देखिए, a1/a2 यानी 3 बराबर है b1 यानी 2, b2 यानी 1। बस कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो बहुत आसानी से इन सब चीजों को हमने आपको सिखा दिया है।